हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी थोड़ा डिस्कस करेंगे एंड दिस स्ट्रैटेजी विल अप्लाई फॉर एनी ईयर ऑफ प्रीलिम्स। तो मैं आपको थोड़ा सोचना सिखाता हूँ कि प्रीलिम्स को लेके हम लोग किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी या अप्रोच बना सकते हैं। तो पहली बात, मैं एक तरीका सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए आप रिवर्स इंजीनियरिंग ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको किसी भी ए टू बी जाना है, सपोज राइट, ए टू बी जाना है किसी भी चीज़ में, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में भी। सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि बी से ना रास्ता पकड़ते पकड़ते ए पे आओ और फिर ए से वो रास्ता फॉलो करते रहो। जैसे आपने अगर कभी मेज़ भी देखा होगा, कुछ कुछ मेज़ होते थे जिसमें आपको ना डिफरेंट रास्ते लेके ऐसे जाके एंड में पहुंचना होता था। तो आप उल्टा भी जा सकते हो, बी से ए पे भी आ सकते हो और उस हिसाब से फिर आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपनी पूरी लाइफ में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो एंड दिस गोज़ फॉर प्रीलिम्स, means interview or any part of your administration, even when you will get into the administration और लाइफ में भी। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे। तो देखो, प्रीलिम्स में प्रीलिम्स में दो पार्ट होते हैं, जीएस एंड सी सैट, राइट। तो जीएस एंड सी सैट में फिर हम लोग को दोनों क्लियर करना है एंड कितना स्कोर होना चाहिए। जीएस का कट ऑफ कितना होता है, 90 प्लस होता है एंड सी सैट का कितना होता है, 67 होता है, राइट। तो हम लोग को ट्राई करना है कि जीएस में कम से कम हम लोग 120 प्लस लेके आएँ और इसमें 100 प्लस लेके आएँ। द रीज़न इज़ कि हम लोग को मार्जिन पे नहीं खेलना है, हम लोग को सेफ रहना है। उससे होगा क्या कि हम लोग आराम से अपना मीन्स की तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी एनजाइटी और कन्फ्यूजन एंड हम लोग अपने जो भी एक दो हफ्ते जो होते हैं प्रीलिम्स का मेरिट आउट होने से पहले, उससे हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं बताऊंगा अभी कि कैसे हम लोग को जाना है। तो बट पहले समझो कि रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे, जैसे हम लोग का 2026 में 24 मई को है, राइट। 24 मई 2026 को है। तो अभी हम लोग के पास अप्रॉक्सीमेटली 120 दिन है। तो 120 दिन में हमको जीएस कॉन्कर करना है, सी सेट कॉन्कर करना है। तो जीएस में अगर कॉन्कर करना है जिसमें 120 प्लस लाने हैं, तो हम लोग का स्टैटिक अच्छा होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट, फिर करंट अफेयर्स और सी सैट। ठीक है, ये तीन चीज़ हमारी होनी चाहिए। सी सैट में भी मैथ्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। तो बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, देखो हर किसी का कुछ पार्ट स्ट्रांग होता है, कुछ वीक होता है। तो जो भी स्ट्रांग पार्ट है ना, उस पे तो आपको पूरा गेम खेलना है। जैसे आपका स्टैटिक में अगर सपोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये पॉलिटी स्ट्रांग है तो उनको अच्छे से करके जाओ, है ना। बाकी को जो भी आपके वीक एरियाज है ना, उनको एवरेज लेवल पे तो लेके आओ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सपोज मेरा मैथ्स वीक है तो मैं पूरा मैथ्स छोड़ दूँ और इंग्लिश और रीजनिंग के भरोसे चले जाऊँ। हो सकता है कि इंग्लिश और रीजनिंग का यू नो कम हो जाए, वेटेज मैथ्स का ज़्यादा हो जाए, जैसे पिछले साल भी 2025 में आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है हमको, हम लोग को सारे करना है, बट जो भी हमारा स्ट्रांग है उसको अच्छे से स्ट्रांग करना है और जो वीक है उसको एटलीस्ट एवरेज पे लेके आना है। ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब इसमें क्या करना होता है, देखो तीन एस्पेक्ट होते हैं, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है और एक माइंडसेट होता है। ठीक है, तो इनपुट, आउटपुट और माइंडसेट, इसको कैसे कॉन्कर करना है। तो सबसे पहले मैं माइंडसेट से शुरू करता हूँ, क्योंकि माइंडसेट ये आपका थ्रू आउट 120 डेज या जो भी आपका प्रीलिम्स का प्रिपरेशन का टाइम होगा इन फ्यूचर ऑल्सो, उसमें ये माइंडसेट बहुत हेल्प करेगा। इवन ड्यूरिंग द डे ऑफ एग्ज़ाम, डे ऑफ एग्ज़ाम के दिन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आपका माइंडसेट किस माइंडसेट के साथ जाता हो। पैनिक वाला माइंडसेट है कि कॉन्फिडेंट एंड काम माइंडसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पैनिक करोगे तो आते क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू प्रैक्टिस अ काम, कंपोज्ड एंड पेशेंट माइंडसेट, कि कोई बात नहीं अगर पहले राउंड में नहीं आ रहा है, विल गो फॉर द सेकेंड राउंड। हम लोग वेट करेंगे जब तक हमारा विल वेट फॉर दैट बॉल जिस पे हम सिक्स मार सके, है ना। अगर बाउंसर ये आ रही है तो विल ट्राई टू स्किप दोज क्वेश्चंस फॉर द टाइम। फिर जब आपका एक आइट्रेशन हो जाता है तो आपको समझ में आ जाता है कि मेरे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फर्दर। फिर एक कॉन्फिडेंस माइंडसेट होता है और एक होता है कि फियरफुल माइंडसेट होता है। ठीक है, या सेल्फ डाउट वाला डाउटफुल माइंडसेट। ठीक है, देखो ये माइंडसेट है ना, वैसे भी एक ऑफिसर पे सूट नहीं करते हैं और वैसे भी वो आगे कभी काम नहीं आएंगे आपको। ठीक है, डाउटफुल रहोगे, नो डाउट आप क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो अपने ऑप्शंस को, ऑल्टरनेटिव्स को। बट देखो, कॉन्फिडेंस इज़ वेरी नेसेसरी टू एग्जीक्यूट एनी एक्शन। अगर आप डाउटफुल रहोगे और आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो एक्शन का पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है, जैसे हम पॉलिसी पैरालिसिस बोलते हैं ना। तो कॉन्फिडेंस एक ऑफिसर की फोरमोस्ट क्वालिटी होती है, वरना आप सोचो ना, आप
यूपीएससी ऐसे लोगों को क्यों रिकमेंड करे जो कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इंटरव्यू में भी आपका चेक होता है। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये हर जगह काम आएगा, आपके प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, एंड इवन व्हेन यू गेट इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, काम, कंपोज्ड, पेशेंट एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। सोल्यूशन ओरिएंटेड आप बनाए किस लिए जा रहा है आपको ऑफिसर, है ना, सोल्यूशन, कुछ प्रॉब्लम्स है ग्राउंड पे, यू हैव टू कम अप विद सम सोल्यूशंस, ठीक है। सो यू शुड, तो अभी जो आपके प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रीलिम्स क्लियर करना। तो हमको सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, हमको सारी बुक्स नहीं रट्टा मारनी और वो सब नहीं करना है, बट क्या चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ को हमको कम फोकस करना चाहिए, हर चीज़ पढ़नी है कि नहीं। अगर मेरे को इतना सिलेबस है तो मेरे को सारा पढ़ना है, या फिर कुछ स्पॉट्स हैं जिन पे मैं थोड़ा फोकस करके उन पे अच्छे से हार्ड वर्क करूँ जिससे मेरा मैक्सिमाइज, कॉस्ट बेनिफिट मैक्सिमाइज हो बेसिकली, राइट। कॉस्ट बेनिफिट मेरा मैक्सिमाइज हो, तो ये हम लोग को ट्राई करना है। चलो, ये माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज़ ये माइंडसेट है। इसके बाद हम लोग आते हैं इनपुट पे। अभी इनपुट आप लोग को पता होगा, जैसे कंप्यूटर पे काम करता है, यू गिव सम इनपुट, फिर वो प्रोसेस करता है एंड देन इट गिव सम आउटपुट, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारा जो प्रिपरेशन है उसमें भी हम लोग कुछ इनपुट यूज़ करेंगे एंड आउटपुट हमारा जो होगा, जो एंड रिजल्ट होगा हमारा, है ना, जो हम लोग उस दिन करेंगे। तो हम लोग को उसके लिए क्या करना है, देखो फाइनली हम लोग को क्या करना है, आउटपुट वाले दिन पे हम लोग को एमसीक्यू सॉल्व करना है, और हम लोग को सीसेट और जीएस के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं बेसिकली प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो उस चीज़ का प्रैक्टिस होना चाहिए, बट उसके लिए हम लोग को नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी, ठीक है। सबसे पहले होता है नॉलेज। तो नॉलेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तीन चीज़, स्टैटिक, करंट अफेयर्स एंड सीसेट। तो इसी प्रायोरिटी में आप कवर करो, ट्राई करने का, ठीक है। इसी प्रायोरिटी में ट्राई करो कि आप ना स्टैटिक को जितना ज़्यादा मजबूत कर पाओगे ना, प्लीज़ समझो, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ कि स्टैटिक जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा आपको 120 प्लस आने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टैटिक का पहली बात वेटेज भी 70 to 80% रहता है। इसमें से प्योर स्टैटिक भी हो सकता है कि जो आपके उसमें से आया हो, जो आपने पढ़ा हो, और या फिर करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद सी सेट एंड करंट अफेयर्स लास्ट में, क्योंकि इसका कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम रहता है, कि अगर आपने 1000 क्वेश्चन भी किए तो ज़रूरी नहीं है उसमें से 1000 के 20 फंस जाएँ या कुछ, है ना। तो एक तो इसका कॉस्ट बेनिफिट कम रहता है कि कितना करके जाएँ हम लोग, है ना। दूसरा, इसका वेटेज भी कम रहता है कंपेयर टू स्टैटिक पार्ट। इसका अराउंड 20 to 30% होता है, और उसमें से भी ऐसे होते हैं जो मतलब करंट से लिंक्ड स्टैटिक पूछ लिया जाएगा, राइट। तो स्टैटिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको आना चाहिए। देन सी सेट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है स्पेशली आफ्टर 2021, क्योंकि उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक में भी अगर आप देखोगे तो आपको हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैटिक बेस्ड है। बट इकोनॉमिक्स का भी स्टैटिक, एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक एंड आईआर का भी स्टैटिक यू शुड नो। बट ये जो चार हैं एंड समवॉट पॉलिटी, ये जो पांच आप बोल सकते हो, ठीक है। इनको ना कहीं करंट से हम लोग इसका स्टैटिक लिंक कर सकते हैं कि करंट में कोई न्यूज़ में चीज़ होगी, जैसे एलिफेंट अगर न्यूज़ में होगा, तो जैसे आपको अगर याद होगा तो एलिफेंट के उनको एक पाइनएप्पल खिला दिया था, फिर उससे उसमें फायर क्रैकर था, तो उनका जो गर्भवती वो हथनी थी, वो उनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो उसलिए उस साल ना मदर और मेट्रियार्कल टाइप ऑफ, मतलब उनका जो कम्युनिटी है एलिफेंट्स का, उस पे वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। तो कैसे देखो, जो करंट में आया था उससे वो स्टैटिक का, कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं, राइट, उनका जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, और ऐसे ऐसी चीज़ें, मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है कि नहीं होती है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस तरीके से ना आईआर तो सबसे ज़्यादा करंट, डायरेक्ट करंट अफेयर्स पूछ लेगा कि कहाँ पर वॉर हो रहा है, कहाँ पर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। पर बाकी का ये जो है ना, इनसे ना मोस्टली स्टैटिक का पूछेंगे, बट डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कुछ चीज़, ठीक है। बट उसके चांसेस बहुत कम है डायरेक्ट पूछने के। इन वाले केसेस में करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक ज़्यादा पूछेंगे, पर इस वाले केसेस में करंट अफेयर्स डायरेक्टली ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद दूसरी चीज़ है इनपुट में, कि देखो आप जितना ज़्यादा रायता फैलाओगे ना, उतना समेटना मुश्किल होगा। तो किसी भी, ये जो जितने भी हमने ऊपर टॉपिक्स लिखे हैं, इनका अगर आपने बहुत सारे रिसोर्सेज किए हैं कि मेरे को सब परफेक्शन करना है, परफेक्शन इस एग्ज़ाम में करना इज़ मतलब अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। आपको देखो, आप खुद भी एक स्पेशलिस्ट नहीं बन रहे हो, ठीक है। आईएएस या जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दे आर नॉट स्पेशलिस्ट, दे आर जनरलिस्ट्स, ठीक है।
आपका काम ही जर्नलिस्ट का है, तो प्लीज़ एटलीस्ट एक ऑप्टिमम अबव एवरेज लेवल तक भी हम लोगों ने कोई भी चीज़ प्रिपेयर कर ली, दैट इज़ सफिशिएंट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, डोंट बी परफेक्शनिस्ट, कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड, ठीक है। एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक रिसोर्सेज है, जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम या ऐसी कुछ कुछ हैं बुक्स, उनको आपको करना चाहिए, क्योंकि उनमें से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटीज़ हो गई, ठीक है, एनसीईआरटीज़ स्पेशली ऑफ ज्योग्राफी, है ना, 11th 12th हिस्ट्री, ठीक है, 11th 12th, और क्या हो गया, पॉलिटी इकोनॉमिक, ठीक है। पॉलिटी इकोनॉमिक की इतनी नहीं है, बट कुछ कुछ हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो वाली, ठीक है। तो कुछ कुछ एनसीईआरटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर ज्योग्राफी, ठीक है। तो वो यू शुड नो, बट कीप योर रिसोर्सेज लिमिटेड। देखो, जितना चीज़ रिसोर्सेज जितना लिमिटेड रहेगा, उतना आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे, और जितना आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे, उतना चीज़ कंसोलिडेट होगा। जितना चीज़ कंसोलिडेट होगा, उतना ही वो रिकॉल कर पाओगे आप एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैंने ऑथेंटिक एंड स्टैंडर्ड लिमिटेड रिसोर्सेज रखे, उनको बहुत बार मल्टीपल टाइम रिवाइज किया, तो उसका कॉस्ट बेनिफिट मेरे को बहुत ज़्यादा होगा। आप ऐसा समझ लो, जैसे कि ब्रूस ली बोलते थे, आई डोंट फियर दोज मूव हु आर प्रैक्टिस्ड वन टाइम, 1000 मूव्स दैट आर प्रैक्टिस वन टाइम, बट आई फियर दैट वन मूव दैट आर प्रैक्टिस 1000 टाइम। तो उसी तरीके से आपको ना लिमिटेड रिसोर्सेज रखने हैं, मल्टीपल रिवीजन रखना है। और देखो, जब रिवीजन करेंगे ना, सब्सिक्वेंट जब भी मल्टीपल रिवीजन करते हैं, तो फनलिंग इफेक्ट यूज़ करना चाहिए। मतलब इसका क्या है, जब हम लोग पहली बार पढ़ेंगे तो हमने शायद बहुत सारा पढ़ा हो, ठीक है, हर चीज़ पढ़ी हो, बट हम लोग जब विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन ना, हम लोग ना अपना कंटेंट और टाइम धीरे धीरे कम करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग में सपोज पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ी, तो हम एंड तक आते आते भी पूरी लक्ष्मीकांत पूरी मतलब पेज टू पेज वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन यू हैव टू फनल आउट योर रिवीजन, योर कंटेंट, एज वेल एज टाइम भी कम होता जाएगा। तो मल्टीपल रिवीजन इस तरीके से हो पाएंगी, ठीक है। अगर सब पढ़ने गए तो फिर किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए? फोकस आपका एक्सेप्शंस, जस्ट सेकेंड, आपका एक्सेप्शंस हो गए, राइट। एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो PYQs के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, कुछ थीम्स होती हैं, ठीक है। या जो करंट अफेयर्स में कुछ स्टैटिक बेस्ड आया है, वो चीज़ें, तो उन पे ज़्यादा फोकस करते हुए आपको ना अपने कंटेंट को मैनेज करना है या रेगुलेट करना है, ठीक है। तो लास्ट में आते आते यू शुड हैव कि मेरा ना कंटेंट भी कम हो जाए। और बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमको नोट्स कहाँ बनाना चाहिए। नोट्स आपको आइडियली ना इस स्टेज में बनाने चाहिए, ठीक है। नोट्स कभी भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा या कुछ ऐसा पढ़ा, उस टाइम पे नोट्स नहीं बनाने चाहिए। यू कैन ऑलवेज अंडरलाइन इस एरिया में। होता क्या है, अगर हम लोग इधर नोट्स बनाएंगे ना, इस एरिया में अगर हम नोट्स बनाएंगे, तो हमारे जो नोट्स होंगे वो भी क्रिस्प होंगे, और दूसरा ये होगा कि हम लोग उसको रिवाइज कर पाएंगे, रिवाइजेबल नोट्स बन पाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत और आपका वो नोट्स अच्छे से वेल इंटीग्रेटेड होंगे, आपने सोच समझ के वो नोट्स बनाए होंगे। ऐसा होता है कि पहली बार हमको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, तो उसमें हम लोग सारे नोट्स बना देते हैं, वो रिवाइजेबल भी नहीं होता, वो रद्दी बन जाती है, तो वो मत करना, ठीक है। तो इसलिए नोट्स इस टाइम पे बनाने चाहिए। और ये आपके कुछ नेविगेटर्स या कंपास बोल सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे गाइड करने में आपके सिलेबस एंड या PYQs तो इतना इंपॉर्टेंट है, मैं स्ट्रेस नहीं कर सकता। ये सब आपके इनपुट के अंदर आते हैं, ठीक है। या प्रायोरिटी कि किसको पढ़ना है, फिर आपके कितने रिसोर्सेज होने चाहिए, कितनी बार पढ़ना है ना, और कहाँ से पढ़ना है, कैसे पता चलेगा। तो आपके PYQs एंड सिलेबस विल टेल यू। PYQs विल टेल यू कि सोर्स कहाँ से पढ़ना है, थीम्स, उस एरिया में से कौन सा एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पैटर्न, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका वेटेज, उस एरिया का वेटेज कितना है इन द एंटायर पेपर ऑफ स्कीम ऑफ पेपर। और लास्ट में कि उसको आपको सॉल्व कैसे करना है, या यूपीएससी का माइंडसेट कैसा है, उसमें से वो क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, व्हेन यू एनालाइज द PYQs, वी विल ऑल्सो गिव दिस थिंग ऑन और अदर वीडियोस कि PYQs को कैसे एनालाइज करना है, एंड विल एनालाइज देम फॉर यू एज वेल। और उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे कि PYQs को कैसे एनालाइज करना है, ठीक है। सेकेंड पे जब हम आते हैं, दूसरा टॉपिक है आउटपुट, ठीक है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और इसमें सबसे ज़्यादा फियर होता है कि कितने मार्क्स आएंगे। प्लीज़ ये हटा दो, फियर रखोगे वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी में कूदो, डोंट स्किप
एनी टेस्ट सीरीज़, ठीक है, एनी टेस्ट सीरीज़ मतलब अच्छी टेस्ट सीरीज़ है होंगी तो उनको अटेम्प्ट करो। सेक्शनल टेस्ट सीरीज़ आई डोंट थिंक कि इतनी हेल्पफुल होती है, नॉलेज के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है, नॉलेज वाइज दे आर हेल्पफुल, बट जो जो ये होते हैं फुल लेंथ टेस्ट होते हैं देर आर मोर हेल्पफुल, ठीक है। और मैं तो ऐसा करता था कि मैं ना अपना रिवीजन चलता जा रहा है बट मैं प्रिपेयर करके नहीं देता था फुल टेस्ट, अपना रिवीजन चल रहा है साइड बाय साइड और रिवीजन चलते चलते मैं फुल लेंथ टेस्ट भी दे देता था। उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती थी, सरप्राइज एलिमेंट होता था ना, वो टैकल हो जाता था कि आपको नहीं पता कि क्या आने वाला है एंड यू आर, मतलब आप ऐसे पूरा एकदम रॉ तरीके से जा रहे हो एंड यू गिव द टेस्ट, ठीक है। तो धीरे धीरे वो मार्क्स पहले फुल लेंथ टेस्ट से लास्ट 30, सपोज आपने 30 फुल लेंथ दिए, 15 फुल लेंथ टेस्ट दिए, तो वहाँ तक वो इम्प्रूव हो जाते थे। तो यू हैव टू जस्ट बी पेशेंट कि अपनी जो भी गलतियाँ हैं उनको एनालाइज करो। हाँ, मतलब सिर्फ टेस्ट नहीं देने उनको, एंड यू गिव द टेस्ट, देन यू हैव टू एनालाइज द टेस्ट एंड यू हैव टू रेक्टिफाई इट, ठीक है। आपको रेक्टिफाई करना है अपने नेक्स्ट टेस्ट में, तभी जाके इम्प्रूवमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 15 से 30 फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए एंड प्रैक्टिस 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 इज़ द की फॉर द आउटपुट। देखो एक और चीज़ है कि आपको क्यों यू शुड नॉट स्किप टेस्ट सीरीज और यू शुड नॉट स्किप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज फाइनल डे पे आपको ये ही करना है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एमसीक्यूज़ बहुत सारे लोग को ये नहीं समझ में आता टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है, किसी को नहीं पता कि सॉल्व कैसे करते हैं क्वेश्चन को, टेक्निक क्या होनी चाहिए, राइट। फिर किसी को नहीं पता कि एमसीक्यू पहले भरने चाहिए कि लास्ट में भरने चाहिए, कम भरने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ सीख सकते हो, व्हेन यू गिव द टेस्ट सीरीज। ये आपके बैटल ग्राउंड है, एक सिमुलेटर टाइप है, यहाँ पर आप चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करके देख सकते हो एंड ऑन द फाइनल डे जो आपका बेस्ट वर्जन होगा उसको आप वहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजी अब अगर हम लोग आउटपुट की देखें तो स्ट्रैटेजी में आपको देर आर टू टाइप्स ऑफ गेम, एक्यूरेसी गेम एंड अटेम्प्ट गेम। तो अटेम्प्ट गेम ज़्यादातर 85 to 95% ऑफ द पीपल गो फॉर अटेम्प्ट गेम, और 5 to 10% होता है जिनका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होता है। एक्यूरेसी वो जब मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग 60 क्वेश्चन अगर किए, देखो 40 क्वेश्चन किए और 100% एक्यूरेसी है तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 80 मार्क बनेंगे जीएस में, है ना। तो 80 तो कट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। तो कम से कम आपको 50 तो करने चाहिए, या 50 से 60 अगर आपका एक्यूरेसी है तो 60 इतने तो करने चाहिए। उसमें भी 95% का अगर आपका एक्यूरेसी है, मतलब अगर मैंने 60 किए तो उसमें से 4-5 गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो मैनेजेबल है, तो आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपका ऐसा नहीं है, 60 कर रहे हो और 20 गलत हो जा रहे हैं तो अच्छा नहीं है, देन यू शुड गो फॉर अटेम्प्ट्स, ठीक है। इसको मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। जब भी आप OMR भरो, तो सपोज यू आर गिविंग फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट, एंड जब भी आप OMR भरो तो 2 पेन से भरो, एक रेड ले लो या एक ब्लू ले लो या एक ब्लैक ले लो, ठीक है। और देखो कि सपोज कि मैंने ब्लू और ब्लैक से 60 भरे और फिर मैंने बाकी के 40 क्वेश्चन जो थे वो मैंने रेड से भर दिए सपोज, तो आप देखो कि 60 अगर मैं करता, आंसर जब चेक करोगे 60 अगर करता तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, सपोज मेरे मार्क्स 60 करने पे मेरे 50 मार्क आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं 40 करता तो मेरे 10 मार्क बढ़ जाते, यानी कि मेरे टोटल 60 हो जाते। अभी भी हम लोग क्लियर नहीं कर रहे, बट आपको ये समझ में आ रहा है कि 50 दे रहा है और बाकी के 40 करने से 10 मार्क बढ़ रहे हैं, तो आई शुड हैव गॉन फॉर दिस थिंग कि एटलीस्ट 10 मार्क तो मेरे बढ़ते। क्या पता शायद आपको यहाँ पर अगर 80 के करीब आ रहे होते और ये 10 मार्क आपको 90 पहुँचा देते और आपका 88 कट ऑफ होता है तो आप क्लियर कर जाते, ठीक है। तो इसलिए आइदर यू गो फॉर एक्यूरेसी और योर अटेम्प्ट। जिसका एक्यूरेसी अच्छा है वो 60 तक करो और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ करो, तो कोई इशू नहीं है। बट अगर जिसका नहीं है प्लीज़ गो फॉर अटेम्प्ट्स, वरना वैसे भी नहीं क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो एनी थिंग अबव 85 प्लस इज़ अ गुड अटेम्प्ट, ठीक है। और देखो एक्चुअली 30, 60 और 10 ईजी, मीडियम और डिफ़िकल्ट, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं यूपीएससी में। तो 30 वाले तो आप कर सकते हो, ठीक है, ये इजी होते हैं, ये सभी कर सकते हैं। बट ये जो 60 वाले होते हैं ना, इनका मेन गेम होता है यहाँ पर गेस वर्क करना होता है, ठीक है, और कैलकुलेटेड गेस वर्क, यू हैव टू डू दिस। और अगर नहीं करोगे तो आपका क्लियर होगा नहीं, सिर्फ नॉलेज के भरोसे जाओगे, इजी क्वेश्चन करके आओगे तो नहीं होने वाला क्लियर। यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन, ठीक है। और डिफिकल्ट चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बट ये जो 85 प्लस वाले क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट। अब आप सोचोगे कि फिर सर 30 to 40 तो चलो हो जाएंगे, उसके बाद कैसे बढ़ें। तो दिस इज़ हाउ यू गो फॉर एनी क्वेश्चन दैट यू सॉल्व, कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने चाहिए। पहले तो आप नॉलेज बेस से करो, फर्स्ट आइटरेशन में जितना हो सके, फर्स्ट आइटरेशन मतलब फर्स्ट राउंड में कम से कम 2 राउंड करने चाहिए। अगर आप फर्स्ट राउंड ऑफ 100 क्वेश्चन कर रहे हो और पूरे क्वेश्चन में आप फर्स्ट राउंड में जा रहे हो, तो अपनी नॉलेज बेस से जितना हो सके ट्राई करो चीज़ों को।
दूसरे में आप लॉजिकल एलिमिनेशन और ट्रिक्स, इसका हम लोग कुछ वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल भी यूट्यूब पे, अगर हम कुछ एग्जांपल लेके हम लोग भी सोच रहे हैं कि हम एक वीडियो बना देंगे इस पे भी, ठीक है। तो ट्रिक्स कैसे लॉजिकली कैसे एलिमिनेट करते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कोई भी क्वेश्चन लेते हो, ठीक है, आप पहले उसको देखा करो कि वो नॉलेज से सॉल्व हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर वो नॉलेज से सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, अगर वो नॉलेज से नहीं होता है और उसमें आपने चलो एलिमिनेट करके एक ए और सी में आप फंस गए, यानी कि ए हो सकता है आंसर या सी हो सकता है, इस तरीके से आपने एलिमिनेट करके ए या सी पे आ गए या ए बी सी पे आ गए, किसी पे भी आ गए। उसके बाद देखा करो कि कुछ लॉजिकल एलिमिनेशन से ए या सी का कुछ निकल पाता है या कोई ट्रिक लगती है क्या ए या सी में, ऐसे करके इस तरीके से देख लिया करो। सपोज उससे हो जाता है तो आप मार दिया करो, और नहीं हो पाता है तो फिर सेकेंड राउंड में आके देखना उस चीज़ को, ठीक है। और लास्टली बट द नॉट द लीस्ट, कि आपको इतना स्कोर तो करना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम ऑफ प्रीलिम्स, ठीक है। प्रीलिम्स के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट अराउंड 2% ऑफ द पीपल हु गिव द एग्जाम्स क्लियर दिस एंड दैट्स वाई द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, ठीक है, of the entire process of UPSC this thing. But believe me कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी अभी डिस्कस किया, अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो करोगे, मतलब ये एक मैंने मैक्रो स्ट्रैटेजी बता दी है, इसमें आपको विद एवरी सब्जेक्ट किसी का वीक हो सकता है, किसी का स्ट्रांग होता है, उस हिसाब से आपको मॉड्यूलेट करना पड़ेगा अपने इसको, ठीक है। तो किसी के लिए एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, माइक्रो स्ट्रैटेजीज आपको खुद बनानी पड़ेंगी कि आपको कैसे करना है। बट आपका जो ये होना चाहिए माइंड सेट, इनपुट आउटपुट, है ना, रिवीजन पैटर्न, नोट्स, ठीक है, आपका पी वाई क्यू एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो करके हम लोग किसी तरीके से 120 और एक 100 प्लस लेके आने की कोशिश करेंगे। जो भी हमारा स्ट्रांग है उसको बहुत स्ट्रांग करेंगे, एंड जो वीक है उसको एटलीस्ट एवरेज पे लेके आने की कोशिश करेंगे। और जो भी हम लोग जस्ट टू फाइनलाइज इट, जो भी हम लोग इनपुट पढ़ेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इनपुट में हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन करेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जो भी एनालिसिस होगा उससे हम लोग अपना इनपुट और अच्छा करेंगे, और उसको रेक्टिफाई करके अपना आउटपुट और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और इस तरीके से आप देखना कि आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो हमारे प्रोसेस में कहीं ना कहीं इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आपको ना किस तरीके से जाना है। एंड दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, प्लीज़ please feel free to write it down in the comment section below, and we'll be eager to help you out. And hope you see your name in the prelims merit list. And thank you all for watching this video, and have a nice day. Thank you.